मट्टी के पत्थर आए थे, हमारी बहुत सी जो मैयतें हैं वो उनके अंदर जो है ना नीचे दस गई थी, पूरे आबादी और गाँव, उनको निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वो हमने इंशाल्लाह कर लिया। फिर उसके बाद कंपनसेशन जो थी लोगों की वो भी हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारा काम चल रहा है रिहेबिलिटेशन का, उस पर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह, वो भी हो रहा है। बाकी वफाकी हुकूमत का फर्ज है कि वो करे अपना काम, लेकिन हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने इस सैलाब के अंदर कोई ऐसा खातिर काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब खुद गए थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में हमारी टोटल डेथ जो है वो तकरीबन 400 प्लस हो चुकी है अब, तो उन्होंने वो 45 बंदों को चेक दिए वहाँ पर, बाकी उनको भी चेक भी नहीं भेजे अभी तक। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी कोई चीज अगर दी है तो पंजाब ने भी एक दो कोई इनके अपने वहाँ पे घूम रहे हैं, कोई कद्दू का जो फार्म 47 वाले एमिनेशन में है, भाई एक बात तो पूरी करने दिया करो यार, इंपॉर्टेंट बात पूछिए उसका पूरा जवाब दे रहे हो ना। उसमें जो है उन्हीं के जरिए कोई सामान दिया हो जो उन्होंने छुपा ही लिया हुआ है, चोरी कर लिया है, तो ये सारे चोर, तो मुझे नहीं पता। बहरहाल हमें सरकारी लेवल के ऊपर, मैं इस पर सियासत करता नहीं हूँ, हमें जरूरत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर रहे हैं, लेकिन एज अ फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेवारी के तौर पर जो करना चाहिए था सरकारी तौर पर इनको, फेडरल गवर्नमेंट को, वो हमारे साथ इन्होंने नहीं किया। अच्छा खान साहब, सवाल ये है कि आप जो है वो शोधा के जनाजे पर नहीं गए, आप बड़ी तनकीद हो रही है, तो क्या जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है वफाकी और रियासती पॉलिसी से, और इसमें जो है वो आप न सिर्फ आपका ना ही कोई आपका कोई और नुमाइंदा गया, जबकि फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, तो आप क्या इस हवाले से कहते हैं कि वो क्यों नहीं गए? क्या बात यह है कि बाकी तो हमने हर तरह की चीजें सियासत कर ली है, एक ये जनाजे रह गए थे, अब हमने जनाजों पर भी सियासत शुरू कर दी है। तो मैं अब ये कहूँ, इससे पहले जो पिछला हमारा वाकया हुआ था और उनके जनाजे हुए थे उसमें मैं गया था तो ये नहीं गए थे, फिर अच्छी बात होगी। देखो बात ये है, पॉलिसी के तहत अपनी पॉलिसी ठीक करके अमली इक़दामात करके मसले का हल असल चीज है, ठीक है, कि ये हो क्यों रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा, किसी का भी बेटा, किसी का बाप, किसी का शोहर, किसी का भी इस तरह का नुकसान किसी भी तरह किसी का नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो पॉलिसी पे हम बात करते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या किया अब तक। जैसे मैं वज़ीर आला बना, पहले मैंने पूरे के पूरे कबाइल के सबके जरिए बुलाए और बार बार बुलाए, उन्होंने मुशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें मुश्तरका तौर पर हमने एक TOR बनाए कि ये चीजें हमें करनी चाहिए। उसके लिए हमने इनको, जब मैंने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इन्होंने मेरे ऊपर मतलब ड्रामा शुरू कर दिया कि जी ये तो कर ही नहीं सकता, तो यार तुम कर लो यार, क्योंकि एक सूबा है और सूबे के पास ये अथॉरिटी नहीं है इस चीज की कि वो ये मुज़ाकरात मुकामी मुज़ाकरात कर सके। फिर बड़ा लड़ झगड़ के बार बार कह के आखिर में इन्होंने कहा कि ठीक है आमादी की कि हम आप हमें साथ हम भी होंगे। तो मैंने कहा मैं तो पहले जैसे कह रहा हूँ कि आप साथ हो, आपके लोग भी साथ हो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि हमारे एक बॉर्डर है, हमारे अपनी एक जबान है, एक कल्चर है, रिवायात है, डिवाइडेड फैमिलीज हैं, सेम अक़वाम है वहाँ पर, तो उस लिहाज से हमने कहा कि हम एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ हो। फिर उन्होंने कहा ठीक है TOR भेजे, TOR भेज के 7-8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये जवाब सवाल कर रहे हैं या आपको इस तरह सवाल बताए जाते हैं या कोई करता है सवाल या मीडिया पे, फिर वही बात है ना, फिर बात यही है यार, या तो फिर एक बंदे को सवाल ना करने दिया करो या फिर जवाब सुनने की सकत रखो, पूरा जवाब सुन लिया करो ना। यही चल रहा है सोशल मीडिया पर भी, आधी बातें हैं, हर चीज आधी चलती है, पूरा बयान चलता नहीं है, उससे जो है ना कंफ्यूजन पैदा होती है, और यही वो कर रहे हैं बेसिकली, और ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो। उसके अंदर ऐसा है कि भाई बात ये है कि अब इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बनाए किसने हैं? 2018 से लेके इमरान खान की हुकूमत जब तक इन्होंने साजिश हिदायत नहीं गिराई थी, तब तक अमन क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। हमारी अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छाई। ये नहीं हो सकता कि मैं पराई जंग में अपने हवाई अड्डे दूं और उधर से जहाज उड़ा के लोगों के बच्चे मरवाऊं और फिर ये उम्मीद करूं कि मेरे पे फूल फेंकेंगे। ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर बैठ के कोई बात करनी पड़ेगी। उसके ऊपर ये नहीं आ रहे क्योंकि इनको परवाह नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा परवाह नहीं है ना। फिर उसके बाद इन्होंने जो हरकत की है, जो आपने सवाल किया कि जी और छोड़ दो, वो चलाना शुरू कर दिया, वो जी वो नहीं आया जनाजे पे, वो जी जनाजे पे वो बयान दे रहे हैं मिनिस्टर इनके। ये जनाजे हो किसी वजह से, उसको सजा होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि मैं गलती करूं, मेरी वजह से लोगों की अमवात हो, लोग शहीद हो, तो फिर मैं जनाजा पढ़ के बस कह दूं कि जी बस मेरा काम हो गया। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम उस मसले को हल करना है जिसकी वजह से शादतें हो रही है। उसके ऊपर क्या इकदाम किए, उस पर आ जाओ, मुनाजरा कर लो हमारे साथ।
ہماری بات آپ مان نہیں رہے. ہمارے کولیٹرل ڈیمیج ہوئے. اچھا ہمارے جو آپریشن کیے گئے اس سے کیا ریزلٹ نکلا؟ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وعدے کیے ہوئے آپریشن کے بعد لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی. پھر کہتے ہیں عوام کا اعتماد. عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا ہے. عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ دھوکے کی وجہ سے عوام کا آپ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب تک اعتماد نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہو بغیر اعتماد کے؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جس کی بھی غلطی ہے, جس کی بھی غلط پالیسی, ہم یہ بھی چلو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہ کرو. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کسی کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہوں یا کسی کے بچے جو ہے نا وہ ان کی میتیں ہوں. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن پالیسیز کو ریوائز تو کرو, ان کے اوپر سوچ بچار تو کرو, ان اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات تو کرو. لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں آ رہی. اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ان پہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ اب سارا کچھ کرنے کے بعد اب جنازوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے کیا مورل ویلیوز ہیں, یہ ان کے اخلاقی اقدار کیا ہیں. اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے. یہ دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو, ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے, ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے, پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them join them. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی. اب یہ ہے کہ if you can't beat them confuse them, لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے؟ اچھا میری ملاقات کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی آپ سوچیں نا, اسٹیبلشمنٹ کو میری ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی یہ پلاننگ ہے, ان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹس ہیں, ان کا دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ مائننگ بل سے. مائنر منرل بل آیا, اس کے اوپر ایک بیانیہ بن گیا, شروع ہو گئے. اور پھر یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی میں ایک بات کر لوں نا, کل کو غلط ثابت ہو جائے. تو یہ شرم حیا تو یہاں پہ ہے نہیں, نہیں یہ ظرف ہے کسی میں, اور نہیں کوئی قانون ہے. اگلا پھر اس کی معافی بھی مانگے نا کہ میں نے غلط بات کی ہے. پھر ثابت نہیں کر سکتا غلط بات کو, معافی تو مانگے. تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں. ہم مسلمان ہیں, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. اب اس پہ کنفیوژن بنی, غلط بیانیے چلائے کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ, کچھ نادان لوگ, چلو شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیڑھ مہینہ یہ چلتا رہا. اس کے بعد دوبارہ ایک اور سٹیپ آ گیا, سٹیپ 2. سٹیپ 2 کیا تھا کہ ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا, جو ہم لانا شروع کرتے ہیں 3 مہینے پہلے بجٹ سے. اس کے اوپر انہوں نے, خان صاحب نے کہا مجھ سے ملاقات, خان صاحب کا حق بنتا ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کی حکومت ہے, وہ لیڈر ہے. اس کے اوپر انہوں نے ملنے نہیں دیا. اس کے اوپر پھر بیانی ہے, کوئی کیا کھانی چاہ رہا ہے, کوئی کیا کھانی چاہ رہا ہے, جو اندر سے آتا ہے باہر آتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے. کسی کی نیت میں شک نہیں کرتا, لیکن ان کا یہ ایجنڈا ہے, ان کی نیت مجھے کلیئر ہے. اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی نیت مجھے کلیئر ہے. حکومت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا, حکومت تو ہے ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو یہ حکومت شہباز شریف کی ہے یا مریم کی ہے؟ حکومت تو ان کی ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد آ گیا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے. پھر وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ سارے ایم پی اے غدار ہیں غدار ہیں. میں نے بڑی سمپل سی ایک بات کی تھی کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار حکومت گرتی ہے تو گر جائے, بجٹ پاس نہیں کرنا. مجھے انہوں نے نہیں کہا. میں بجٹ اگر پاس نہ کروں اس سے کیا ہوگا, اس سے ٹیکنیکلی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر میں خان صاحب کو اگر ملوں یا خان صاحب کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, تو پھر میں کیا کہتا کہ فلاں ولاگر نے کہا تھا, فلاں فیس بک والے نے ٹویٹ کی تھی, یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا. اچھا خان صاحب کا حکم آئے, میں نے کہہ دیا اسمبلی کے فلور بجٹ سے پہلے کہہ دیا خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کل کہیں ابھی کہیں حکومت ان کی, ہم ویسے حکومت ختم کر سکتے ہیں, پاور ہمارے ہاتھ میں, خان صاحب کی دی ہوئی پاور ہے. میں خان صاحب کی پاور خان صاحب سے کیسے لے لوں؟ ان کے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی ہے. اس پہ ڈرامہ بنایا, وہ جی غدار ہیں غدار ہیں. اچھا اس کے بعد پھر سینٹ الیکشن آ گیا. سینٹ الیکشن میں پھر وہی ڈرامہ, وہ یہ خان صاحب کے نام نہیں ہے, فلانے کے نام ہے, وہ فلانا نام دے رہا ہے, فلانا نام دے رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے. پارٹی کے لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ, میرا نام دیا ہے, میرا نام دیا ہے, فلانے کا نام دیا ہے, 4 بندے اس کے ساتھ, 8 بندے اس کے ساتھ. وہی تقسیم والا ایجنڈا جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ کوئی نادان بھی. کیا ہوا, خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے یہی نام ہے. ایسا ہی ہے نا, کسی نے معافی مانگی؟ پھر کہو کہ بے شرم معافی تو مانگ لو, پھر کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بے شرم معافی تو مانگ لو. تو کیا کہوں. اور اس کے بعد آگے چلے, سینٹ کے بعد باجوڑ. اب باجوڑ کے اوپر اب سب کو پتا ہونا چاہیے, ان کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. باجوڑ میں
टारगेट किलिंग आपके सामने है। कब से शुरू हुई? इलेक्शन से। रिहान ज़ैब से शुरू हुआ काम। उसके बाद आपके JY के 32 तकरीबन बंदे JY के, वो धमाका हुआ उनके प्रोग्राम में, उनका अमीर, फिर एक हमारे एक्स सेनेटर साहब, फिर मौलाना खान ज़ैब साहब, इसके अलावा बाकी बहुत पॉलिटिकल जिनको आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारा खून तो लाल है नहीं ना पख्तूनख्वा के लोगों का, आपको पता ही नहीं है उनका, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है उसको। इस तरह के कितने लोग हुए। उसके बाद मेरा AC, मेरा तहसीलदार, मेरे पुलिस के सिपाही, फौज के तकरीबन इस रोड के ऊपर तकरीबन 52 लोग शहीद हुए। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है जिस रोड पे अटैक हो रहा था? ये रोड वो रोड है कि जिससे आपके आगे बॉर्डर की चेक पोस्टें हैं। एक मेन रोड जाता है, बॉर्डर है, बहुत लंबी 2200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके ऊपर फिर उस एक रोड से उन चेक पोस्टों से और चेक पोस्टों को फीडिंग होती है जो फासले पे होती है। अगर वो रोड ही खत्म हो जाए, वो जो महाज पे वो फौजी जो वाकई वो फौजी है कि जो मुल्क और हमारे बच्चों के लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो फौजी है। एक फौजी है ISI वाला, एक फौजी है MI वाला, वो कुछ और कर रहा है। एक फौजी है बॉर्डर वाला, वो फौजी है यूनिट वाला। वो ड्यूटी पे जाके इस वक्त भी मैं बताऊँ आपको, आप हैरान होंगे कि उमर अयूब, हमारा जिसको सजा हुई है, हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उसका बेटा इस वक्त नार्थ वजीरिस्तान में पोस्टेड है। नार्थ वजीरिस्तान के अंदर जब उस वक्त ऑपरेशन हुए थे 2012 से पहले वाले, उस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हुए थे अभी तक वापस नहीं गए। अभी भी बकाखेल कैंप कायम है, उसके अंदर भी लोग हैं। उन इलाकों के लोग मुख्तलिफ होस्ट फैमिली बन के और लोगों के साथ अभी तक है। कब की बात है? 14-15 साल हो गए, वापस नहीं भेजा गया, हालात ठीक नहीं हो सके। अब उसके बाद वहां पर उस रोड के ऊपर बार बार अटैक हुए। उस अटैक के बाद हमने ना ऑपरेशन की इजाजत दी है। 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाजत देने के, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा, एज चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन। मुझे कहते हैं रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ। या मुझे बता दो मैं क्या लिखूं कि एज चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूं जिससे ये ना हो। उसके बाद वहां पे अमन पसून जिस तरह हर जगह पे हुए वहां पे हुआ। उस अमन पसून ने खुद बैठ के अपना जिरगा बनाया। उस जिरगे के लोगों ने अमन पसून वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन दी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए, क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं, खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, दहशतगर्दों को खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो मरते हैं। तो उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्जी तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस जाएंगे। उसमें से 8 गांव वापस जा भी चुके हैं, मजीद भी जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 4-5 गांव जा रहे हैं। एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया? वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, फौज पे हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहां से पीछे हटाया कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाए। अच्छा, उसमें भी एक पूरी तहसील है सलारजई, उसमें कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहां पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको एंटर नहीं होने दिया। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है, जी ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, सच से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि मैं आप लोगों को कमजोरी बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिर मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी में आदत है ही नहीं है वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, चैलेंज को देखता हूँ। शुक्र है आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं। अपने लोगों की खिदमत हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत बयानियां शुरू हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इसका फायदा कौन ले रहा है? एस्टेब्लिशमेंट। उसके एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं वो अगर आप लोगों को समझ नहीं आते तो फिर मैं कैसे समझाऊँ आपको? उनको जो फॉलो करके काम कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, मैं कैसे समझाऊँ उनको? अब ये लास्ट ईयर भी मैं अपनी फैमिली से उम्र पे जाना चाह रहा था छुट्टियों में, मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट मेरा खोल नहीं किया। इस साल फिर छुट्टियां थी। शुक्र है कि ये इस खान साहब के कहने से पहले मैंने अप्लाई फिर किया हुआ था इस साल कि मेरा पासपोर्ट खोल दे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा कि
मैंने अफगानिस्तान जाना है, कहीं जाना है, वो लेटर आ गया सामने। क्या किसी ने माफी मांगी इस बात पर कि जी मैंने बहाना बनाया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है? बहाना किस बात का है भाई? एक डॉक्यूमेंट है, शिकारा डॉक्यूमेंट है, बहाना तो वो होता है कोई झूठ हो। तो मेरी अर्ज ये है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनके एजेंडे के मुताबिक पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है, और उस पर हमारे कुछ नादान और कुछ उनके एजेंडे के ऊपर छोड़े हुए लोग। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूं, मुझे न किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी पार्टी की खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाना, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? आप बताएं, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? वो सनम जावेद जिसने बार बार नजरिए पे खड़े होके वो जेलों में बार बार गई है, हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार ना गए, वो जितनी बार वो गई है, उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। और जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते और इस चीज के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूं उनको, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप लोग। अपनी पार्टी का वो जो इखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया है यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप पे तोहमत लगा दूं, आपके अखलाकियात में तोहमत लगा दूं, आपके किरदार में तोहमत लगा दूं, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? जब आपके मोरल्स, आपके मयार, आपके इखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। गंडापुर साहब, एक ये बताइएगा कि केपीके इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, और जो दहशतगर्दी होती है उसमें बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुलविस नजर आते हैं। अफगान महाजरीन को वापसी का फैसला हुआ, केपी गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर रही है, मुज़ाकरात की बात कर रही है। मौजूदा हालात में मुमकिन है जब हमारे पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से है, एक तरफ अफगान महाजरीन की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द। इन दोनों में बड़ा फर्क है, इनमें फर्क करो। मैं ये कहता हूं कि यार इतना अर्सा उन्होंने गुजारा है, उनको वापस इज्जत से भेजो, इज्जत से वो जाएं वापस। उन लोगों को हमारी रिवायात है और हम वो पूरी कर रहे हैं, अभी भी हमारा सूबा कर रहा है माशाल्लाह, बड़ी इज्जत से हमने जगह बनाई है उनके लिए, हम पूरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। ये कह देना कि एकदम तुम निकलो तुम्हारे बेटे दिन है, फिर उनके कारोबार है यहाँ पे, बड़े बड़े छोटे छोटे कारोबार हैं, कारोबार बंद करने के लिए कोई टाइम लगता है, कोई वादे घाटे होते हैं, वो करने पड़ते हैं। फिर मवेशी बंद कर दिए उनके, क्या मवेशी लेके नहीं जा सकते? यार मवेशी लेके ना जाए। आज आप खड़े हो जाओ यहाँ पर, अफगान महाजरीन बेचारा जब कहता है कि मेरा मवेशी मैं बेचता हूँ, उसकी 3 लाख की गाय को 1 लाख में नहीं खरीदता, तो पता है ये मजबूर है। वैसे मुसलमान तो हमारे फिर ये हमारे फिर अमाल है ना, इखलाकियात तो हमारे ही है। फिर मैंने ही लेटर लिखा, यूएनएचसीआर से मीटिंग की, उनकी हेड से लेटर लिखा और मैंने उसके ऊपर उनको इजाजत दिलाई कि अपने माल मवेशी साथ ले जा सकते हैं। फिर उनका स्टूडेंट वीजा, एक स्टूडेंट है उनका यहाँ पढ़ रहा है, वो कैसे तालीम छोड़ के जाएगा? उनके लिए मैंने बात की, वो भी मैंने काफी हद तक मसला हल किया। लेकिन अगर ये पहले से प्लान बन के मुशावरत करके एक तरीकाकार से, जब आपने इतना जिंदगी को रखा है, वो आपके शुक्रगुजार हैं, अगर आप उनको वापस इस तरीके से भेजोगे तो नफरत ही पैदा करवा रहे हो ना। ये नफरतें पैदा हुई है तो आज ये हाल है, तो तुम मजीद नफरतें पैदा कर रहे हो। तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है उसके ऊपर कि हम लोगों को इधर से भेजेंगे, इज्जतदार तरीके से भेजेंगे, अपनी रिवायात के मुताबिक भेजेंगे, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, जो हमारे पास में है वैसे रसूंगा। दूसरी बात जो है, जो आप खान साहब की बात करें, देखें खान साहब की मेरे साथ मुलाकात इसलिए जरूरी है कि खान साहब को मैं वो चीज बता सकता हूँ जो कि बेसिकली फैक्ट्स के ऊपर होगी, क्योंकि मैं एक हुकूमत का हिस्सा हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ, केपी का वज़ीर आला हूँ। तो मैं जो उनको बात बताऊंगा, मैं उनको फैक्ट्स की बात बताऊंगा। एक है मफरूज़े, मफरूजा ये है कि आज इसने विलाग कर दिया, एक मफरूजा बन गया, कल इसने कर दिया, परसों मैंने एक बयान दे दिया, परसों इसने दे दिया। ये है मफरूजे। कभी भी फैसले मफरूजों पे नहीं होते। खान साहब जेल में है, उसके लिए फैसला करना क्यों मुश्किल हुआ पड़ा है? ये भी एजेंडा है बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का कि पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो भाई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है, चेयरमैन है, और वो पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल फैसले कैसे होंगे? तो ये सारी प्लानिंग है इनकी, ये सारा इनका एजेंडा है। मैं सिर्फ लोगों से एक बात करता हूं, बात यह है कि मेरे ना मिलने से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तनकीद भी मेरे पे हो रही है, नुकसान भी मेरा हो रहा है, मेरी पार्टी का हो रहा है, मेरी हुकूमत का हो रहा है, मेरे सूबे का हो रहा है। गलत बयानियां बनता है, उसका नुकसान भी डायरेक्ट मैं उठा रहा हूं। ठीक है, एक तरफ सारा नुकसान मेरा हो रहा है, इधर हमारे कुछ डाउट्स कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। आओ जी, ये तो बड़ी अच्छी यारी है, मैं यारी में तबाह हो रहा हूं और मैं यारी कर रहा हूं। क्यों? मैं इनका मुलाजिम हूं,
या मैं घर से खाता हूँ? तो भाई वो तबाही फेर के रखी हुई है उन्होंने मेरी। आपने मेरे से हर तरह का उनकी रीट को खत्म करने के लिए हर तरह का काम मैंने किया, हर तरह का। 4 दफा मैंने ब्रीच किया है स्टेट के खिलाफ, 4 दफा मैंने ब्रीच किया है, 4 दफा मैं कामयाब हुआ ब्रीच करने में। हाँ, मकसद हासिल हुआ नहीं हुआ अल्लाह के हाथ में है। मैंने ब्रीच किया है, मैंने ब्रीच किया है। लाहौर का जलसा हो रहा था, मैं पहुंचा हूं। अब बात सुनो ना भाई, लाहौर में जलसा हो रहा है, 6 घंटे लेते हैं पेशावर से अगर अपनी गाड़ी में जाऊं अकेला। जब लोगों को आपने बुलाना है, हजारों लोग लेके जाने हैं, फिर वेट करना है, फिर इकट्ठा चलना है, टाइम लगता है भाई। जुलूस में बहुत टाइम लगता है। 6 बजे मैं तैयार था, 8 बजे हम वहां से रवाना हुए इकट्ठे होकर। पूरे जलसे का टाइम था 5 से 6, ऐसा ही है पाकिस्तान से टाइम चल रहा है ना यहाँ पर। 5:15 बजे मैं शाहदरा के ऊपर, रास्ते खोलने के बाद, मोटरवे के रास्ते खोलने के बाद मैं शाहदरा लाहौर के ऊपर एग्जैक्ट 5:15 बजे लड़ाई कर रहा हूँ अंदर घुसने के लिए। मैं लाहौर में एंटर हो चुका हूँ। वहां जलसा वाले न मेरी मदद के लिए आ रहे हैं पीछे से, न मेरा वेट कर रहे हैं। मैं पूरे 15-20 मिनट बाद जब इन्होंने जलसा खत्म किया मैं पहुंच गया उधर। मैं लाहौर, उसके बाद 3 और डके थे मुझे, मैं उन पे लड़ के पहुंच रहा हूँ अभी पूरी अवाम के साथ। जलसा खत्म करने वाले कौन थे उनसे पूछो ना भाई, क्यों खत्म किया है? निकल के मेरे बहन अपना अली अमीन लेट क्यों आया है? वो अली अमीन के लिए मरियम नवाज ने रेड कार्पेट बिछाए हुए थे कि वो फूलों पे चल के आता। रास्ते में कंटेनर, आंसू गैस, शेलिंग मैं तोड़ के पहुंच गया हूँ, बड़ी बात है। और तुम लोग जो उधर बैठे हुए थे, तुम लोगों से जलसे के ऊपर घंटे का टाइम के बाद तुम नस गए हो, फिर वहां से तो वेट कर लेते। जो वहां पे सरबराह खड़े थे स्टेज के ऊपर, क्यों भागे हो? अवाम तो खड़ी थी, तुम लोग जलसा खत्म करके लाइट ऑफ करके निकल गए तुम लोग वहां से। फिर मैं ये बात करूं, फिर कहते हैं कि पार्टी वायलेशन। मैं तो पार्टी वायलेशन करता नहीं हूँ, मैं तो खड़े हो कहता हूँ जो इतना कर रहा है अल्लाह उसका भला करे, अपनी कैपेसिटी में कोई कर रहा है, ठीक है। अब आ गया, सुनते हैं 2-3 चीजें सुन लें। ये हो गया, मेरे पे सारी तनकीद आ गई। ब्रीच भी मैंने की, ये हमारी कामयाबी थी। जलसे की जा किसने दिलाई है लाहौर में? मैंने, मेरे प्रेशर में जलसा दिया है कि मैंने कहा भाई मैं फिर आके अटैक करूंगा। उन्होंने कहा तुम मत आओ, जलसा कर लो। फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं तुम जाओगे तो लोग निकलेंगे। मुझे जाना पड़ गया, उन्होंने मुझे रोका। जलसे की परमिशन तो मैंने दिलाई थी इस बात में कि वरना फिर मैं लाहौर में आके यहाँ से लोग लाऊंगा। उन्होंने कहा वहां से मत लाओ, परमिशन दे दी। ऐसा ही है, मुझे कहा गया, हुक्म दिया गया पार्टी की तरफ से कि नहीं तुमने भी आना है लोग लेकर। हालांकि जरूरत तो थी नहीं, मुझे अकेला बुला लेते, मैं एक दिन पहले चला था वज़ीर आला बन के वहां पे रह लेता। लेकिन कितनी आबादी है लाहौर की, जैसे जब याद मिल गई तो पेशावर से या सूबे से बदले लाने की जरूरत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पंजाब से लाहौर ही काफी था। जब ये कहा तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है, ये फिर वो जत्था लेके, जिसको हमारी आवाम को कहते हैं जत्था, वो जत्था लेके आ रहा है। उन्होंने रुकावटें डाल दी मुझे। उसके ऊपर सारी तरकीब बजाय विक्ट्री के कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत। हमेशा से खान साहब भी कह रहे थे कि हमने कभी अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं की। ये उसका सबूत है। उसके बाद हो गया कि जी पिंडी, हम लोग निकले सुबह, लड़ते झगड़ते 12:30 बजे हम बॉर्डर में पहुंचे। मोबाइल तो मैं रखता नहीं हूँ, मेरे पास मोबाइल तो मेरे पास तो नहीं थी। 12:30 बजे पिंडी की बॉर्डर तक हम पहुंच गए, सारे रास्ते रुकावटें तोड़ कर। वहां से मैसेज आया कि यहाँ पे पिंडी का प्रोग्राम खत्म हो गया है। ऐसा ही है ना, मैंने तो ऐलान नहीं किया था वापस चलो। वापस जाके मेरे पे लान तान, वो फैसला मेरा था, मैंने तो नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा खत्म है, हम वापस गए। वो भी हमने विक्ट्री की थी, मारते मारते पिंडी तक पहुंच आए थे, वो भी उल्टा हमारे पे सुबह पे तनकीद शुरू हो गई कि देखो जी नहीं पहुंच सके। वो कैसे पहुंच के आऊं, रास्ते खोलने पड़ते हैं। और ये ऐसे आम डक्के नहीं होते, हमारे पूरा किलोमीटर के ट्रेलर खड़े होते हैं, खड्डे मारे होते हैं, 56,000 गैस मारते हैं, ये बुलेट्स मारते हैं, ये प्लास्टिक बुलेट्स मारते हैं, ये रबर बुलेट्स। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी दफा मुझे खान साहब ने कहा था एक एजेंडे पे कि तुम्हें जाना है और तुमने ये काम कराना है 4 अक्टूबर। मुझे खान साहब ने कहा था ना, मुझे कहा था, हम लोग 4 को निकले। मुझे पता था कि मेरा मकसद क्या है आने का, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था। मैं तो 4 को निकल आया। मुझे ये बताओ कि 4 तारीख को सबने आना था ना। यहाँ पे अलीमा बाजी जब गिरफ्तार किया, कितने लोग थे यहाँ पर? एक बंदा नहीं था। वीडियो है आपके पास। मैं 4 को निकला, 5 को पहुंचा। मैं 5 को पहुंचा तो जो मकसद कहा गया था ना मुझे, वो मैंने अचीव कर लिया वहां पर। और वो काम नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ वो काम कि काजी फारिसा जो है वो नहीं लगेगा। ये काजी फारिसा को उस वक्त लगा रहे थे, हो गया, नहीं लगा ना, काम हो गया, जीत थी। उल्टा मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूं कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है,
तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरिपुर से होता हूँ अपने जिलों से पेशावर आया हूँ, तेरा खोता मैं मान लूँ कि तू खोते पे आया, तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है कि मैं वहां से आया हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद आ जाए 26 नवंबर 24 को हम निकले, 3 दिन तक लड़ाई करना मजाक नहीं है। और तरीके इंसाफ है, पहली दफा पूरा वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त नहीं आया, इस तरीके इंसाफ पूरा वक्त पहले भी आए, अच्छे वक्त पहले भी आए, किसने क्या किया है वो भी सबको पता है, किसने कौन से तीर मारे वो भी सबको पता है। 3 दिन हम लड़े हैं जाग के, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लड़ाई शुरू है। हम जब स्वाबी क्रॉस करते हैं ना भाई, मेरे लिए फिर वही हो जाता है तो तुम्हारे लिए पंजाब है। मैं स्वाबी के उस तरफ के पी हूँ, स्वाबी के बाद मेरे साथ यही रवैया जो शुरू है यहाँ पर। 3 दिन वहां पे इन्होंने गोलियां मार दी, जब इन्होंने गोलियां मार दी, अब लोग गोलियों के सामने, लोग तो गोलियों के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद बजाय कि हम सेलिब्रेट करते ये चीज कि हमारी विक्ट्री हुई है, कि पूरी हमने रियासत को शिकस्त दी है, और फिर वो गोलियां मारी पड़े, हमारे बंदे शहीद करने पड़े हैं, उल्टा हमारे पे इल्जाम। तो ये कौन लगा रहा है, ये कौन कर रहा है? ठीक है। अब खान साहब को जो बात पहुंची है, इनको ये बताएं, जब आप सदारत से हटे तो उसके बाद हमें बताएं कि उसके बाद किसने जवाबी से आगे कोई आया है, ये बताएं सर आप इनको। ये बड़ा सख्त सवाल है, ये भी पार्टी पे आता है। वो कह रहा है कि एक सवाल ये भी कर लो कि मैं सदर था, मैंने इतनी ब्रीचें की। अच्छा, इसमें देखो पिंडी वाले उस लड़ाई से एक फायदा हुआ, वो ये हुआ कि मैंने कहा जब दोबारा आऊंगा तो जलसा दो, उन्होंने जलसा दिया। 6 घंटे जलसा लंबा हुआ, इधर 15 मिनट तुम खड़े नहीं हो सकते। मैंने पिंडी में 6 घंटे जलसे को लंबा किया, आखिर तक मैं खड़ा रहा, बंदों को ला के मैंने जलसे को 6 घंटे चलाया। अब बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, अंदर जो बयानिया जाता है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। मैं किसी की नीयत से, ये कह रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब कि जब से मैं सदारत से हटा हूँ तो कोई बताए क्या किया है। नहीं, जवाबी से कोई इस तरफ आया, कोई नहीं आया, क्या किया किसी ने। मैं ये सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मैं दरार नहीं पड़ता, मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अपना कहूंगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं किया, मेरे किसी की नीयत पे शक नहीं है, नहीं कर सकता, वो कैपेसिटी नहीं होगी, छोड़ो इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब को जाकर वहां पे कोई ब्रीफ करता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ कि तुम ये बोलो, किसी को आप भेजते हो मुझे, मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो। उसके अंदर खान साहब का फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। उसके बाद पार्टी के अंदर आपको पता है एक तनाव चल रहा है, ग्रुपबंदियां बनी हुई हैं। ग्रुपबंदियां किसने बनाई है? तो भाई मैंने तो आज तक नहीं बनाई है, आज तक मैंने ग्रुपबंदी नहीं बनाई। और मैं पीटीआई में आपसे नहीं हूँ, मैं पीटीआई में 2007 से हूँ, और मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने आज तक ग्रुपबंदी नहीं की पार्टी के अंदर। खट्टर के खिलाफ भी साजिशें हुई हैं, महमूद खान के खिलाफ भी हुई है, पार्टी ओहदों के लिए भी हुई है। आज तक एक बंदा पार्टी का कह दे कि मैंने कभी भी कोई लॉबिंग की हो, मैंने कभी भी कोई साजिश की हो, मैंने कभी लेग पुलिंग की, मैंने नहीं की। ये हम सब खान साहब के सामने ठीक है, बताएंगे कि कौन। अच्छा, अब बात ये है, अर्ज ये है कि इसके अंदर ये जो सारी चीज हो रही है, ये समझने की कोशिश ये करनी है सबने कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। इसका हिस्सा ना बनो, आप इसका हिस्सा नहीं, आप इसको लीड कर रहे हो। हिस्सा तो थोड़ी बात है, आप लीड कर रहे हो उनके एजेंडे को, और वो हमें कमजोर कर रहे हैं। और हमेशा कभी भी किसी तरह की जीत कमजोरी से नहीं हो सकती, चाहे वो मुज़ाकरात हो और चाहे वो जंग लड़के जीतनी हो। हमेशा जीता कौन है? जो मजबूत होता है। मुज़ाकरात भी तब होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक जब आप मजबूत होते हैं, और टेबल के उस कोई बैठता नहीं है आपके साथ, बैठता है वो कहता है मेरे वाली बातों पे आओ, मेरे मुताबिक तुम करोगे। अगर आपने अपने मुताबिक करने हैं ना मुज़ाकरात, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। और मैं सबको फिर आखिर में यही कहूंगा, मैं ये ना कहूं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कहूं कि मैंने क्या किया। जब सब इस बात पे आ जाएंगे ना कि मैंने कितना किरदार अदा किया, तो फिर उसके बाद हम मजबूत होंगे। ठीक है, अब हमारा जलसा 27 को जलसा हो रहा है, ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आओ पिशावर, आओ पिशावर ना, निकल आओ 1 करोड़ बंदा, आओ, मैं तुम्हें होस्ट कर रहा हूँ, आओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अली अमीन पे तोहमतें भी लगाओ, अली अमीन को डिस्क्रेडिट भी करो, अली अमीन को गद्दा भी करो, फिर अंदर से पैगाम दो कि अली अमीन तुम दावा बोलो, अली अमीन तुम जलसा करो, अली अमीन तुम जो है ना मार्च करो, अली अमीन तुम फिलाना इवेंट करो, तुम 5 अगस्त में सुबह के लोगों को निकालो, तुम 14 अगस्त में जलसा करो। मैंने तो किया डी खान में जलसा, देखिए आपने वीडियो, डी खान में पूरा स्टेडियम फुल है। कितने लोग निकले हैं 14 अगस्त पे? 5 अगस्त को कितने लोग निकले हैं? पिछले 8 महीने में कौन निकला है? 5 अगस्त वाले दिन मैं लिख के देता हूँ कि पूरे सूबे में 7.5-8 लाख लोग निकले हैं। तारीख में इतने लोग नहीं निकले हर जगह से,
ये सब तमाम हल्कों वाले बैठे हुए हैं, हल्कों में हर हल्के में हजारों लोग निकले हैं। बात यह है, उसके बाद ये भी करो, फिर उसके बाद आप ये भी कहो कि एक्सपेक्ट कराओ कि जी एक बहुत बड़ा इवेंट भी करो। ऐसे नहीं होता। इवेंट में हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा, हर बंदा आएगा, हर बंदा पूरा जोर लगाएगा। इस तरह बैठ के टिंग टिंग टिंग, मैं कहता हूँ टिंग टिंग टिंग, ये टिंग टिंग टिंगों से अगर इनकलाब आते ना, विलागों से इनकलाब आते ना, तो खान साहब जेल में ना होता मेरे भाई। फिर मैं जब कहता हूँ कि भाई मैं दोबारा अगर आऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि जब गोलियां चली तो लोग चले गए बेचारे। मैंने खुद अपने हाथ से लोगों को मैंने उठा उठा के गाड़ियों में डाला है। तो मैं समझ गया हूँ कि अब मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बार मुझे कहते हैं ये बात मत करो, ये बात मत करो, मैं क्यों ना करूं? मैं फिर करता हूँ, बार बार करता हूँ कि मैं खुदकुशी इस्लाम में हराम है। मैं लड़ के मरूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा कि मैं निहत्ता हूं तो सीने पेश करूं, अपने लोगों को मरवाऊं मैं, क्या वो मुझे मारो? क्यों मुझे जो मारेगा फिर मुझे आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, फिर जो मारेगा फिर मैं उसको मारूंगा। मैं ये बात करता हूँ, मेरी बात इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरी इस बात को कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। मैं तो कर रहा हूं ना यार, मैं नहीं डर रहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और मैं कह रहा हूं क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई इनकलाब उस तरीके से लाना चाहते हैं, तो मैं भाई साफ कह रहा हूं, मैं किसी के बच्चे मरवाने पे सियासत नहीं करता। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा। मैं खुदकुशी ना खुद करूंगा ना खुदकुशी कराऊंगा अपने लोगों से। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आपने बात की व्लॉगर्स की कि व्लॉग के जरिए बयानियां बनाया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए बयानियां बनाया जाता है और आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये इस बात का एतराफ है कि जो व्लॉगर्स हैं या जो सोशल मीडिया है वो भाई रास्ते में यहाँ पे मैं डेली आता हूँ। कब से आ रहे हो? मैं डेली आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 दफा पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक है, पूरा दिन बैठा रहा हूँ। आप शायद नहीं थे उस दिन, ठीक है, पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद दरमियान में मैं वैसे जब खान को जब भी मिला हूँ ना, खान साहब को, तो वो 2-3 महीने का गैप हमेशा आया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ ना, 2 महीने 1.5 महीने बाद भी मिला हूँ तो मिला हूँ, 2-2.5 महीने बाद ही मिला हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मिले देते, हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया, नहीं छोड़ रहे, क्या करूँ? फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी जरूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना, फिर तो ठीक है। वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहां बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये, मैं आया हूँ, ये 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया, और मेरी चूंकि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की, तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज का है, सही चीज जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हो जानबूझ के नहीं मिलता, लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, गंडापुर तुम्हारी साहब, पैदाइश पे लानत है, गंडापुर साहब, आज आपने पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, तो ये कह रहे हैं कि ये मिलता नहीं। गंडापुर साहब, आपने आज मुकम्मल तौर पर इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। गंडापुर साहब, आज आपने आपको वेलकम किया, पहली दफा इस तरह से आपके ऊपर गुलपाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। तो इस बात, ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया आप समझते हैं कि खान साहब ने भरपूर जिम्मेदारी आपको दी, तो आपको देखिए जी, बात यह है, अफगानिस्तान इस वक्त एक इमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंडर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाजत लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अफ्रीका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज में कि वो अगर मिल रहे हैं उसे या नहीं मिल रहे। उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ, उन्हें कोई मुआहदे हुए थे, जो वापस जाएंगे, असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना,
وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے, آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور نون لیگ نے بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا پتا کون سا کس کے ایجنڈے پہ ہے, کسی کے بچے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے بیانیوں کو اگلے ٹیگ کر لیتے ہیں, تو بھائی آپ کی حکومت گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے, دوسری بات ہے سوشل میڈیا کا ایک لمیٹڈ کردار ہے. ایک بات یاد رکھو, میں آپ کو بڑا کلیئر سے بتا رہا ہوں ایک بات, سوشل میڈیا نے ہمیں الیکشن میں بہت سپورٹ کیا بالکل, لیکن مجھے ووٹ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیا, پولنگ بوتھ پہ جا کے دیا ہے. اگر یہ پولنگ بوتھ پہ جانے والے یہ مرد اور خواتین یہ ضرورت مند لوگ نہ ہوتے تو فیس بک پہ مجھے ووٹ دینے سے عمران خان کو یہ ووٹ جو چوری ہو گیا زیادہ سارا ادھر پنجاب میں اور کے پی میں بھی چوری ہوا, پورے پاکستان میں چوری ہوا, تو یہ تو سارا چوری تھا. پھر جب تک وہ نہیں گئے اور پھر جن لوگوں نے سٹینڈ لیا, کھڑے ہوئے, آر او کے دفتر کے محاصرے کیے, انہوں نے رزلٹ بھی لے لیا اپنا. جو نہیں کھڑے ہوئے ان کا رزلٹ چینج بھی ہو گیا. تو سوشل میڈیا کا ایک کردار ضرور ہے, لیکن یہ سارا کریڈٹ نہیں جاتا کہ میں کہوں کہ جی میں نے یہ سارا کچھ کیا, ایسا نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات, مس گائیڈ جب کرے ایک چیز, آپ کو مس لیڈ کرے, تو اس پہ انسان کو اللہ نے عقل کیوں دی ہے کہ موازنہ کرو, ایک بندے کی کریڈیبلٹی کا موازنہ کرو, ایک بندہ جو بات کرے اس کا موازنہ کرو, موازنے کے بعد کسی کے بارے میں رائے قائم کرو. تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ہم یہاں بیٹھ کے نہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں, نہ کوئی کمپیریزن کرتے ہیں, نہ کوئی فیکٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, پر ٹھوک دیتے ہیں, تہمت لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا اخلاقی اقدار کی نہایت ہی کمزوری بنتی جا رہی ہے. آپ نے جو بات کی ہے, جہاں تک بات ہے آپ کے کتنے زور ہم لگا سکتے ہیں خان کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری کوئی جنگ عام جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ ہے ریاست پاکستان کے ساتھ. ریاست کے تمام ادارے ہمارے خلاف نہیں ہیں, ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ذاتیات کر رہے ہیں, ظلم و فسائیت کی انتہا کی ہے انہوں نے. ان سے لڑنے کے لیے آپ کو متحد ہونا ہے. پہلے متحد ہونا ہے. وہ آپ کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کریں. آپ متحد ہو جائیں, آپ متحد ہو جائیں, ایک ہو جائیں, اپنا پریشر بلڈ اپ کریں, بجائے میں آپ پہ بات کروں آپ میرے پہ بات کریں. آپ فوکس کریں. جب خان صاحب نے اعلان کیا کہ فائنل مارچ ہے, کے پی میں فائنل مارچ ہونی تھی, کیوں نہیں آئے لوگ؟ کیوں نہیں آئے لوگ؟ کے پی والے تو آئے ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ آیا, 2.25 لاکھ آیا, 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے, 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ جب متحد ہوگے, آپ جب مضبوط ہوگے تو اپنا مقصد حاصل کرو گے. آپ کوئی بٹیرے والی لڑائی نہیں ہے کہ میرا بٹیرا میں نے چھوڑا, تمہارا بٹیرا تم نے چھوڑا, تمہارا نس گیا تو میں دوسرا لے آؤں گا, پھر میں اپنا دوسرا چھوڑ دوں گا, میرا نس گیا تو پھر تو مجھے کہے گا اپنا نیا بٹیرا لے کے آ. یہ ریاست پاکستان کے اس قبضے کی جو اس اداروں نے اس ملک پہ کیا ہوا ہے, اس سے چھٹکارے کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ ہے. کوئی مذاق تو نہیں چل رہا. اور ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید میں ولاگوں سے یا میں جیلی اکاؤنٹیں بنا کر کمنٹوں سے میں یہ کر لوں. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ پہ ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے, یہ اپنی خام خیالی میں ہے. اللہ الحق ہے, اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کرتا ہے, اپنے وقت کے اوپر وہ انسان کو اس کی کوشش کا اجر بھی دیتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, اجر اللہ نے دے رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے دن سے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج سے, پہلے دن سے جو ڈرامہ شروع ہے, یہ ڈرامہ بند ہو جائے. عمران خان یوں رہا ہے, یوں انہی ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہا. یہی لوگ ہیں ڈرامے کر رہے ہیں, یہی ڈرامے ہیں. اختیار ہے نہیں. ہر بندہ منہ گھوڑا بنا ہوا ہے. منہ گھوڑے جو ہے نا بھائی, وہ کس سمتی دوڑ پڑتے ہیں. وہ جو تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے, ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی کچھ گھوم رہے ہیں, پھر بھی ایک بلاول گھوم رہے ہیں, کچھ ہمارے بھی گھوم رہے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں جذبے سے, جنگ سے, لڑائی سے, کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا پختونخوا کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے ہیں. ہر حد تک ہم نے جانے بھی دی ہیں, ہم زخمی بھی ہوئے ہیں, ہم لڑے بھی ہیں. 3 دن یار, 3 دن فوج نہیں لڑ سکتی ہے کسی ملک کی. ہم نے اپنے لوگوں نے اپنی فوج اور اپنی پولیس کے خلاف
3 दिन सर्वाइव किया है, आखिर में गोलियां ठोकी हैं, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते हम बताते करते क्या है इनके साथ, गोलियों की ताकत से की है। अच्छा फिर गोलियों की ताकत लेकर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा वो बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी मीडिया की भी हवा निकल जाती है, मेरी पार्टी वाले कहते हैं और फिर क्या कहते हैं अली अमीन जो है ना वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहा है कि उनसे मिला हुआ है और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर कि बस असले उठा गए तो हमारा क्या हाल करेंगे, और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा, अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मजहब ने कहा है खुदकुशी हराम है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो ये जुर्रत रखता है आओ ये बयाना शुरू कर दो, पहली दफा निकलेंगे, असले से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे, असला हमारे पास बहुत है, अल्लाह खैर करेगा। बार बार पार्टी को कमजोर